आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ है, कुमार मित्तल की बुक से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको। हमारा सबसे पहले पाठ का नाम है कूलॉम का नियम व विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। कई सौ सालों से हमारे दार्शनिक लोग ये देख रहे थे कि जब हम आबनूस की छड़, आबनूस एक किस्म की लकड़ी जैसा पदार्थ होता है, जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर ऐसे रगड़ते हैं या हम कांच को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो इन आबनूस के कांच के अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है कि उनको खींचते हैं अपनी तरफ। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। आप अपने सूखे बालों में जब आप कंघा करते हैं इस तरीके से, तो आप देखना कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये आबनूस, ये कांच, या हम बात करते हैं कंघे की, इसके अंदर जो ये तिनके, भुसके, छोटे छोटे तिनके या छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने या खींचने का जो गुण आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये विद्युत है। क्या है? ये विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी। ये गुण विद्युत है, अट्रैक्ट करने का गुण विद्युत कहलाता है। यानी ये पदार्थ जो है वो विद्युत में हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ आबनूस या कांच क्या हो चुका है? ये आवेशित हो चुका है और इनके ऊपर चार्ज आ गया है। क्या आ गया है? चार्ज आ गया है, लेकिन आवेश आ गया है इनके ऊपर। तो बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब आबनूस को बिल्ली की खाल पर रगड़ रहे हैं तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। मान लिया भाई, जैसे आज हरा रंग है, हरे रंग को हम हरा रंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बड़ों ने इसका नाम शुरू में हरा रखा था। तो ठीक इसी तरीके से आबनूस पर हमने माना कि नेगेटिव चार्ज है और कांच के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, जैसे ये हमारे पास में आबनूस की एक छड़ है और एक हमारे पास में दूसरी आबनूस की छड़ है, दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, या ये कह सकते हैं ये आबनूस है और ये हमारे पास में एक छड़ है, ये कांच की छड़ है, इस पर प्लस चार्ज है, ये भी कांच की छड़ है, प्लस चार्ज है, यानी दोनों में सेम चार्ज है। तो ये क्या होता है? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं। और अगर यहाँ बात करते हैं कांच की, यहाँ दोनों पर प्लस प्लस चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी सेम चार्ज, समान आवेश, सेम प्रकृति क्या करती है कि वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। अब अगर हम इस प्रैक्टिकल को इस तरीके से करके देखते हैं कि एक छड़ हमारे पास में ये आबनूस है, माइनस माइनस है, और दूसरी छड़ हमारे पास में ये प्लस प्लस कांच की छड़ है। तो अगर हम इनको पास लेकर जाते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि हमारे पास में दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समान आवेश, सेम नेचर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। क्लियर? ओके। हमारा सेकंड टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यू नो वेरी वेल, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। यानी कि उस टाइम में सबसे छोटा पार्ट मानते थे हम परमाणु का। जैसे कि डाल्टन ने भी बताया था, हमारे भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने भी बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग है उसको नहीं तोड़ सकते, परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें की और फिर परमाणु को भी तोड़ लिया। तो हम ये मानते हैं कि पदार्थ, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? ये परमाणु के अंदर एक नाभिक होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिन पर धन आवेश होता है, और इनके साथ में होते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता। यानी ये हो गया हमारा नाभिक। और नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, यानी ये कक्षा एक दूसरे को नहीं काटती, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है। दोबारा समझिएगा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के अंदर नाभिक होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे होते हैं, और इनके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि हमारे पास में ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7n14, यानी इसका परमाणु क्रमांक 7 हुआ और इसका परमाणु 12 14। मतलब क्या हुआ इसका कि इसके अंदर 7 तो प्रोटॉन है, 7 इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और 7 इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन से भी दिखाते हैं, 7 न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो
आप क्या कह सकते हैं कि 7 प्रोटॉन प्लस 4 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, टोटल कितना हुआ 0। भाई 7 प्लस 7 माइनस टोटल क्या हुआ 0। यानी कोई भी परमाणु नेट आवेश जो उस पर होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश भी समान होता है, तो क्या होगा कि नेट यहाँ पर ये 0 होगा। अब देखिए, जैसे आप ये कंडीशन देखिए, हमारे पास में 7 और 14 ये एक क्या है, परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है। इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया। अब देखिए इसकी क्या कंडीशन होती है। अब इसकी कंडीशन हो जाएगी 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें है ऑलरेडी इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसने ग्रहण किया है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल क्या हुआ, ये 7 प्लस 7 माइनस एक दूसरे को काट दिए, तो क्या हुआ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि जब ये ग्रहण करता है तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर आप ये केस देखते हैं 7 और 14, ये हमारे पास में है परमाणु। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्याग दिया है। अब देखिए क्या हुआ, 7 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन हटा है यहाँ से हटेगा ये, तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 6 प्रोटॉनों को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, एक प्रोटॉन का चार्ज बचेगा इक्वल टू क्या, पॉजिटिव। यानी कि ये त्याग की बात हम करते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी परमाणु, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो क्या हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज आया है। और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, प्रोटॉन तो उसके सेम है, तो क्या मतलब हुआ कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात? थैंक यू। आपने देखा है इलेक्ट्रॉन ही परमाणु के अंदर से बाहर जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन ही अंदर आ सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ना पैक होते हैं, टाइटली पैक। आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को वापस क्यों नहीं कर रहे। सही बात, प्रोटॉन एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, मगर वहां पर वो एक बहुत ही अति प्रबल, बहुत हाईली एक फोर्स होता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके जरिए से वो बंधे हुए होते हैं नाभिक। क्लियर? अब हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण। आपने जैसे कि ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, 9th 10th में आपने ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। जिस तरीके से ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक इसी तरीके से आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि इसको क्या किया जा सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। जब हम आवेश का ट्रांसफर करते हैं तो मोस्टली वहां पर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही देखते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिस वस्तु में, जैसे कि मान लो ये हमारे पास में वस्तु ए है, ये हमारे पास में वस्तु बी है, इससे इधर इलेक्ट्रॉन चले गए इस साइड में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एक कूलाम की। MKS पद्धति आपने पढ़ा होगा, MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम या SI इंटरनेशनल सिस्टम। तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या मात्रक होता है, कूलाम। देखिए, जिसे बात करते हैं हम विद्युत धारा की, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, I = Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Q = I × T। I का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है यहाँ पे एम्पियर, और ये T समय का मात्रक हो गया सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड को हम क्या कह सकते हैं, कूलाम। तो इससे एक बात हमारे समझ में आती है, Q = 1 कूलाम। कब होगा ये, अगर I = 1 एम्पियर और T = 1 सेकंड। तो एक कूलाम की क्या परिभाषा कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक तार में कहीं पर भी 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो बहने वाले आवेश का मान 1 कूलाम हो गया। ये कूलाम की डेफिनेशन है। दोबारा समझिए, 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर धारा बह रही हो, तो वहां पर बहने वाले आवेश का मान 1 कूलाम होता है। तो कूलाम इसका नियम है।
इसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम को जानने से पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। बताता चलो, उनमें से आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। एक चीज होती है अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल, और एक चीज होती है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। ये निशान है, जैसे A प्रोपोर्शनल B, मतलब क्या है इसका कि A का मान बढ़ाने पर B का मान बढ़ता है, A का मान घटाने पर B का मान घटता है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहां से हम बनाना खरीदते हैं, हम उसको कुछ पैसे, कुछ रुपए देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 पैसे। तो जैसे जैसे हम रुपए बढ़ाते जाएंगे, दुकानदार उसी हिसाब से बनाना बढ़ाता जाएगा, यानी हम वो ज्यादा के लेते हैं। यानी कि एक राशि के बढ़ने पर अगर दूसरी राशि बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, उसी अनुपात में बढ़ना या घटना। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए कैसे, A व्युत्क्रमानुपाती 1/B, यानी अगर इसका मान B का मान बढ़ता है तो A का मान घटता है, और अगर B का मान घटता है तो A का मान बढ़ता है। देखिए जैसे हमारे दो शहर है, यहाँ पे दिल्ली है और ये आगरा है, दो मेजर सिटी है हमारे इंडिया की। तो जैसे जैसे हम दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा, जैसे जैसे दिल्ली से आगरा की तरफ बढ़ते हैं, यानी दिल्ली से हमारी दूरी बढ़ती है, आगरा से हमारी दूरी घटती है। क्लियर? जैसे जैसे हम दिल्ली के से दूर बढ़ते जाएंगे, आगरा के हम नजदीक होते जाएंगे, यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु की ओर, कूलॉम का नियम। कूलॉम ने बताया कि अगर कोई दो बिंदु आवेश कहीं पर भी रखे हुए हैं, उनके बीच कुछ दूरी है, तो कूलॉम ने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ये उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे कि दो बिंदु आवेश Q1, Q2 इक्वल A और B पर रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, छोटा r से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है F, वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की। दूसरी बात क्या थी कि जो बल यहाँ पर लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, वो व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब इन दोनों को मिलाते हुए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा ये F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। न्यूटन मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्यों? बल का मात्रा न्यूटन होता है। जहाँ के क्या है, स्मॉल के, इसको बोलते हैं हम अनुक्रमानुपातिक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹, ये इसका आंशिक मान है स्मॉल के। तो चाहे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। वो यहाँ आगे की तरफ लिखिए हम मात्रा किसका, न्यूटन। ये एप्सिलॉन क्या है, ये है माध्यम की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। उसका ऐसा माध्यम भी लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हमको एक कूलॉम की अगर हम डेफिनेशन देते हैं, एक कूलॉम की परिभाषा, एक कूलॉम की परिभाषा आपने पहले पढ़ी थी, वो विद्युत धारा के आधार पर थी। अब इसके आधार पर देखेंगे हम, यदि ये देखिए यहाँ पर Q1 = Q2 = 1 कूलॉम, R = 1 मीटर, तो
यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9। क्या कह सकते हैं? यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो दोनों बलों का मान 1 कूलाम होता है। ये भी कह सकते हैं। एक ही परिभाषा को आप कई प्रकार से कह सकते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि एक कूलाम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उनके बीच लगने वाले बल का मान 1 न्यूटन होता है। आप चाहे इस तरीके से कह सकते हैं, यदि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होगा।